कि उन्होंने अखंड भारत का नक्शा बनाया था और उसमें दिखाया था कि बलूचिस्तान से कैसे हम मुंबई से बलूचिस्तान को बाय सी और बाय ब्रिज या हाईवे के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम तो देखना चाहेंगे कि हमारा ये पार्ट जो है वो सब कुछ हमारे पास आए, क्योंकि वो लोग भी, वो जगह अपनी है, वहाँ के लोगों ने उस जगह को ख़राब कर दिया, बट हमारा एरिया, हम तो चाहेंगे ना कि हम भी जाए लाहौर पेशावर घूमने के लिए। नमस्कार आप सभी का, मैं प्रियंका बख्शी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल में। आज मैं बात करूँगी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, जो पाकिस्तान को लेकर चल रहा है ऑपरेशन, उस चीज़ को लेकर मैं बात करूंगी। बॉलीवुड को लेकर बात करूंगी कि बॉलीवुड चुप क्यों है। मेरे साथ इस समय मौजूद है सार्थक जी, जो कि एक युवा हैं, हमारे देश का युवा। इस ऑपरेशन सिंदूर को लेके, बॉलीवुड को लेके क्या सोचता है, जो अभी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं हमारे इंडिया और पाकिस्तान को लेकर, क्या सोचते हैं अभी जिस तरीक़ा का सिचुएशन चल रहा है। सार्थक, क्या कैसे देखते हो? सबसे पहला कि ऑपरेशन सिंदूर कैसा लगा, किस तरीके से देखते हो आप? नहीं, ऑपरेशन सिंदूर तो एक ऐसी चीज़ था कि जो बहुत ज़रूरत था और देश के लिए भी, और ये जो देश में ये मैसेज पहुंचाने के लिए कि वी आर हेयर, मतलब जैसे हम इंडियन आर्मी के लिए बात करते हैं ना, कि मतलब उनका एक ट्रस्ट होता है लोगों के मन में कि आर्मी है, बॉर्डर पर है तो हम सेफ़ है। बट ऐसे जब पहलगाम के अंदर वो टेरर हुआ था तो उसके बाद ना इंडियंस जो थे उनके मन में भय था, और वो भय सिर्फ पहलगाम तक सीमित नहीं था, वो सिर्फ बॉर्डर एरिया में सीमित नहीं था। लोगों के मन में ये भय था कि कल को ये वापस से जैसे पहले होता था दिल्ली, बम्बई, उन शहरों में, उनके घर के आसपास भी हो सकता है। ये जो ऑपरेशन सिंदूर था वो इसलिए मस्ट अवेटेड था, मस्ट रिक्वायर्ड था, ताकि देश के लोगों को ये मैसेज जा सके कि हम है, अभी ये देश है, आर्मी है और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और बहुत शानदार तरीके से ऑपरेशन किया गया। आज से पहले हम देखेंगे बालाकोट हुआ, उसके पहले उरी हुआ, लेकिन ये पहला एक ऐसा मिशन रहा ऑपरेशन सिंदूर जिसके अंदर तीनों फोर्सेस शामिल रही, आर्म्ड रही, एयर रही और नेवी भी रही। बहुत सारे ऐसे अड्डे थे जो एयर बेसिस थे, वो तो वो जगह के उड़ाए गए थे जो नेवी की मदद से उड़ाए गए थे, जहाँ पे INS विक्रांत आगे गया था, उसके ऊपर से छोड़ी गए थे प्लेन्स और फिर मिसाइल्स। बहुत शानदार हमारी टेक्नोलॉजी का जो हमने जो वादा किया, जो इंडियन गवर्नमेंट बोलती आ रही थी कि मेड इन इंडिया, वो मिसाइल, वो इक्विपमेंट्स, उस सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से हमें देखने को मौका मिला। चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल्स हो, चाहे वो बहुत एयरक्राफ्ट्स हो इंडिया के, चाहे भारत हो, आकाश हो, ये सारी वो चीज़, और काफ़ी ऐसी टेक्नोलॉजीज जो रशिया की मदद से, उनकी हेल्प से ली गई, उन सभी चीज़ों का हमने टेस्ट किया एक तरीके से कि हम कामयाब हुए, हमारा देश कामयाब हुआ कि हमारे देश के पास जो मिसाइल्स है, जो इक्विपमेंट्स है, वो इतने वेल इक्विप्ड है कि वो पूरे देश को ख़त्म कर सकते हैं, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा सकते हैं। वो सब का प्रूफ किया हमने। ये ऑपरेशन सिंदूर बहुत बहुत बड़ी जीत है। और ये देश के लोग ना, हमारे देश के लोग ना चीज़ों को जीना नहीं चाहते, उनको ना एक्चुअल में नहीं पता इसका महत्व क्या है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या होता है ना, आप बाहर की कंट्रीज़ में जाओगे ना, अब जरा इजराइल में बात करोगे ना, तो इजराइल में अगर इजराइल की आर्मी एक भी अटैक करती है ना कहीं पर, तो पूरे सेलिब्रेट करता है कंट्री, पूरी कंट्री सेलिब्रेट करती है, पूरे यूथ सेलिब्रेट करता है, बिकॉज उनको वैल्यू पता है उस चीज़ का। उनको पता है कि कैसे हमारे देश के लोगों को बस 2 दिन 4 दिन का वो हुआ, उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि आप 2-4 महीने बाद, 6 महीने बाद बात करोगे तो ऑपरेशन सिंदूर इट्स नॉर्मल थिंग होगा। जैसे उरी और बालाकोट के बारे में अब लोग बोलते हैं ठीक है क्या हो गया, बट उनको नहीं पता उसका वैल्यू, वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कितना बड़ा सेक्रीफाइस है। आप ये सोचो कि जिस समय ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, वो 2 रातें जो थी, उन 2 रातों को उनके फैमिली वालों ने कैसे स्पेंड करी होगी, जिनके बच्चे जो थे वो उस ऑपरेशन को ड्राइव कर रहे थे, जो एयरक्राफ्ट चला रहे थे या जो नेवी में थे, उनकी फैमिली का सोचो जरा। तुम लोग नहीं समझते इस चीज़ को। मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि आप सबको सेलिब्रेट करना चाहिए कि इंडिया ने इतना बड़ा मिशन किया है। आपने एक बात बोली कि सेलिब्रेशन, बाहर की कंट्री बहुत सेलिब्रेट कर रही है, ऐसे ही पाकिस्तान बहुत बड़ा एक जश्न मना रहा है, जैसे उन्होंने बहुत कुछ जीत लिया है। लेकिन वहीं जब मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रही थी तो लोगों को सच में ये एक बहुत छोटा सा लग रहा था, उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा था। और खासकर मैं एक मुस्लिम समाज को कहूंगी, वो पाकिस्तान के बारे में खुल के बोल ही नहीं रहा था कि ये बहुत सही ऑपरेशन किया है हमारी इंडियन आर्मी में। तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? नहीं, आप ये बात देखिए कि दुर्भाग्य देखिए हमारे देश का कि इजराइल का समर्थन नहीं करना, इजराइल का समर्थन नहीं करना हमारे देश की वही कम्युनिटी बोलती है कि बॉयकॉट इजराइल। क्यों? क्योंकि वो आपकी कम्युनिटी के खिलाफ है, क्योंकि वो जो अटैक करते हैं आपको लगता है कि वो आपकी कम्युनिटी के लोगों पर अटैक कर रहे हैं। तो जो देश आपकी कम्युनिटी के लोगों पर अटैक कर रहा है आप उसको कंडेम कर रहे हो, लेकिन जो देश आपकी कंट्री पर अटैक कर रहा है आप उसको कंडेम नहीं कर रहे हो। अगर आपको एक्चुअल में देश से प्यार है तो आप पाकिस्तान को कंडेम करो, आप कंडेम करो टर्की को कंडेम करो, जो अपने इक्विपमेंट्स दे रहा है अटैक करने के लिए।
लिए। आपसे ही जितना मैंने देखा था ना बहुत सारा विरोध मुंबई में, दिल्ली की सड़कों पे बहुत सारे वोक जो है भारत के अंदर जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, वो रैलीज निकालते थे, फ्री पैलेस्टीन प्रोग्राम करते थे सड़कों पे, पैलेस्टीन के लिए विरोध करते हैं पैलेस्टीन का। आज भी कितनी वीडियोस देखता हूँ, इजरायली प्रोडक्ट्स को खत्म करने की बात करते रहते हैं, कभी पेप्सी को फेंक देते हैं, कभी लेस को जला देते हैं। तो ये विरोध, यही आक्रोश मुझे आज भी चाहिए था तुम लोगों से, यही आक्रोश चाहिए था मुझे जो तुमने दिखाया पैलेस्टीन के टाइम पर ना, वही आक्रोश तुम्हें आज दिखाना चाहिए था टर्की और पाकिस्तान के टाइम पर। और आज आप क्या कर रहे हो? वॉर इज नॉट एन ऑप्शन। वहाँ पे भी तो लोग रहते हैं, वो भी तो लोग हैं, उनकी भी तो परिवार है, उनकी क्या गलती है? अरे तुम जरा देखो। और ये मैं आपको बता दूं, ये इंडियंस की जो गलती है ना, ये इनको इन्फ्लुएंस कौन करता है? इनके बॉलीवुड ही इन्फ्लुएंस करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आप ये देखो कि पाकिस्तान की भी तो इंडस्ट्री है, उनकी भी तो फैन फॉलोइंग है। उनको नहीं पता क्या कितने शोज जो है वो इंडियंस देखती है उनके, क्या उनकी सेलिब्रिटीज नहीं है? उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि हमारी ऑडियंस बिगड़ जाएगी। इंडिया कितना बड़ा हब है, कोई बाहर का व्यक्ति सोचता है अपने देश से पहले कि इंडिया हमारी मार्केट बिगड़ जाएगी? ट्रंप ने क्यों नहीं सोचा कि मैं अगर टैरिफ कर दूंगा या मैं बोल दूंगा कि आईफोन मत बनाओ तो हमारी मार्केट बिगड़ जाएगी? कोई भी नहीं सोचता। हमारी कंट्री की सोचती है, हमारे देश के लोग ही की सोचते हैं कि हमारी फैन फॉलोइंग बिगड़ जाएगी। क्यों शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान ये क्यों सोच रहे हैं कि हमारी मार्केट बिगड़ जाएगी? उनके वहाँ उन्होंने तो क्लियर स्टेटमेंट दिया, उन्होंने तो कावर्ड जैसे वर्ड इस्तेमाल करे इंडियंस के लिए स्टोरीज पे लगा के। तो उनको तो फियर नहीं है, वो इसलिए फियर नहीं है क्योंकि वो अपनी कंट्री से प्यार करते हैं। ये प्यार ही तो ऐसी चीज है, अगर ये आप करना सीख गए ना अपने, आप जिससे प्यार करते हो, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो कोई व्यक्ति हो, आप उसके लिए डेडिकेटेड रहते हो। आप उस छोटी चीज भी होती है आपको बुरा लगता है। यहाँ पे लोग प्यार ही तो नहीं करते देश से, यहाँ प्यार करने लग जाते ना तो ये जो चीज है ना ये क्लियरली स्टैंड आता। और अगर प्यार कर रहे होते ना तो आपको पता होता कि ये हमारे देश के विरुद्ध है। प्यार ही तो नहीं है देश के प्रति। बस बॉलीवुड इस टाइम बिल्कुल चुप है, 3 बड़े बड़े खान है बिल्कुल चुप है, बाकी सारी एक्ट्रेस भी चुप है। क्यों ये लोग चुप है? इंडियन आर्मीज के लिए तक इन्होंने कुछ नहीं कहा कि इतना बड़ा ऑपरेशन इन लोगों ने किया है। मतलब मुझे शर्म आती है उन लोगों पर जो लोग इनको अपना हीरो मानते हैं, जो इनको इनसे अपने आप को रोल मॉडल मानते हैं कि बनना है हमको ऐसा। देखो शाहरुख खान की क्या बात है, क्या लाइफ स्टाइल है, लाइफ स्टोरी देखो कैसे निकला है, कहाँ बड़ा है। उसने जो किया है, इन लोगों ने जो किया है वो अपने लिए किया है, हमारे देश के लिए क्या किया है। जो व्यक्ति पाकिस्तान में जाके लाहौर और पाकिस्तान की तारीफ़ें करता है, जो व्यक्ति टर्की में जाके टर्की की फर्स्ट लेडी से मिलता है, जो व्यक्ति आर्मी जैसे इतने बड़े ऑपरेशन में सपोर्ट नहीं करता, सॉलिडेरिटी नहीं देता है, आप उसको कैसे हीरो मान सकते हो? वो किस लिए हीरो है? क्यों? क्योंकि आपने उसको पर्दों पे देखा है, क्योंकि आपने इसको पर्दों पे जवान बनते हुए देखा है, पठान बनते हुए देखा है, जो देश के लिए आर्मी के लिए लड़ रहा है, वो बॉडीगार्ड जैसी मूवियों के लिए देखा है आपने, तो आपको लग गया कि ये तो सच्चा देशभक्त है। अगर सच्चा देशभक्त है तो क्यों नहीं बयान दिया? आमिर खान को भी आज क्यों याद आ रहा है बयान देना? क्योंकि अगले महीने मूवी रिलीज हो रही है और वो भी प्रोडक्शन हाउस से वो ट्वीट डलवा रहा है कि हम ऑपरेशन सिंदूर में। ऑपरेशन सिंदूर तो खत्म हो चुका, वो तो पहले जब जरूरत थी उस समय डालना चाहिए था ना आपको, उस समय आपको आगे आना चाहिए था। इन जैसे लोगों को समझना पड़ेगा कि ये जो लोग हैं ना, ये सिर्फ मॉनिटरी रूप से अपना पैसा छापते हैं और अपना पैसा बनाते हैं। उनको अपनी मार्केट, अपने फैन बेस, इन सब चीज़ों में मतलब होता है। उनको नहीं मतलब है कि क्या हो रहा है कंट्री में, क्या हो रहा है। इनका पैट्रियोटिज्म सिर्फ रिपब्लिक डे पर आता है या इंडिपेंडेंस डे पर आता है। इनका पैट्रियोटिज्म और कुछ नहीं होता, या इनको किरदार जब मिलता है उसमें पैट्रियोटिज्म आता है। वहाँ पे ये देश के लिए गोली खाने के लिए तैयार हो जाएंगे, ऐसा प्रिटेंड करेंगे। अरे तुम्हें गोली खाने के लिए तो कोई बोल ही नहीं रहा, जो गोली खा रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो जाओ, जो गोली मार रहे हैं उनके साथ तो खड़े हो जाओ। तुम ये तो बोल दो कि हम अपने देश के साथ खड़े हैं, जो भी हो हमें कोई मतलब नहीं है। तो यही तो प्रॉब्लम है। जिनके अंदर ये नहीं है वो खुलकर सामने आ रहे हैं, चाहे फिर वो कियारा आडवाणी हो, सिद्धार्थ मल्होत्रा हो, अक्षय कुमार हो, अजय देवगन, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो खुल के भी आ रहे हैं। कटरीना कैफ जैसे लोग हैं जो सामने आ रहे हैं कि सपोर्ट कर रहे हैं कि जिस देश में खाते हो उसका समर्थन नहीं करोगे तो फिर देश में रह क्यों रहे हो? वहीं चले जाओ ना। एक बहुत बड़ा देखा गया है कि पाकिस्तान में सेलिब्रेशन चल रहा है, वहाँ के क्रिकेटर्स बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक्टर्स, लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंस आ गया कि ये बड़े बड़े चेहरे पीछे हट गए हैं। देखो पाकिस्तान का इशू क्या है ना, पाकिस्तान को ये तो हमेशा पता रहता है कि उनको क्या है ना, पाकिस्तान जो कर रहा है वो सिर्फ एक रीजन से कर रहा है, अपनी जनता को ये महसूस कराने के लिए कि हम जंग जीत चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे प्रॉब्लम ये है, उनको किसी को नहीं मैसेज करना, उनको क्या मैसेज देना है? अपने लोगों को आश्वासन। क्योंकि वो लोग तो पता है, वो लोग तो बॉर्डर पे थे नहीं, उन्होंने तो उनके सामने तो अटैक, उनको ये महसूस कराना कि हमने इंडिया का ये उड़ा दिया। वो तो कहते हैं 42 राफेल जो है उड़ा दिए। अब इंडिया में राफेल ही 36 है, 42 कहाँ से उड़ा दिए तुमने? तो वो ऐसा मिथ, वहाँ के लोगों को ऑलरेडी आपको पता है प्रॉब्लम में ही रहते हो, तो पागल लोग हैं। तो उनको ये महसूस कराना कि हम जंग जीत चुके हैं, इसलिए ये उनकी गवर्नमेंट, उनकी आर्मी ड्राइव चला रही है कि शाहिद अफरीदी को भेज रही है, चाहो तुम गली मोहल्ले में परचम लहराओ पाकिस्तान अवाम का, वहाँ पे उनको बोलो कि इंशाल्लाह बॉयज प्लेड वेल। तो वो पूरे एरिया में चल रहा है। वो एयरफोर्स में जा रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर वो ज्ञान दे रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया आपने। वो सिर्फ एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं जो कि बहुत खोखला है, कुछ नहीं किया है। ये पाकिस्तान को खुद को पता है उनके साथ क्या हुआ है, क्या एयरबेस उड़ाए है। पाकिस्तान की खुद की वीडियोस देखोगे ना न्यूज़ चैनल की, वो बता रहे हैं। मैं पाकिस्तानी वीडियोस आपको दिखा सकता हूँ जहाँ पे लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है और ये बोला हुआ है कि ये हमारा एयरबेस उड़ा दिया है, ये उन्होंने हमारा एयरबेस उड़ा दिया, ये अटैक कर रही है, सब कुछ है। बट
ये महसूस कराना नहीं हम जंग जीत गए, उस चक्कर में पाकिस्तान इसे काम कर रहा है, वरना और कोई रीजन नहीं है। डिफेंस को लेके पाकिस्तान बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि हमारी पूरी तैयारी है, और न्यूक्लियर बॉम्ब की भी भारत को जो की है धमकी दे रहा था। तो तैयारी सारी कहाँ चली गई? नहीं, प्रॉब्लम क्या है ना कि पाकिस्तान की तैयारी थी, पाकिस्तान हमेशा ये सोचता है कि जो उसका दुश्मन है वो उसी के तरीके का ही है। हाँ। पाकिस्तान को लगता है कि उनकी मिसाइल, देखते हो आप, एक मैं वीडियो देख रहा था, एक मिसाइल उड़ाई, 2 मिसाइल उड़ाई, तीसरी मिसाइल उड़ाई, उनको भगते हुए जा रहे हैं। हाँ। उनका ऑपरेशन ही सेट नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि क्या अटैक कहाँ पे करना है, कुछ भी। बिकॉज ना उनके पास जो चीज़ें है वो इतनी ज़्यादा शानदार नहीं है। इंडिया के पास जो चीज़ें ना, इंडिया अगर अपना न्यूक्लियर आज रिलीज करता है यहाँ से ना, तो पूरा पाकिस्तान एक बारी में मैप से हट सकता है। जो हमारे पास मिसाइल्स है, जो हमारे पास एयरक्राफ्ट है, जो हमारे पास नेवी है, वो इतनी ज़्यादा वेल इक्विप्ड है, इतनी एडवांस है कि पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच ही नहीं सकता है। आपको पता है कि मैं आज भी ये चीज़ बोलता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतना गट्स ही नहीं है कि वो पहलगाम जैसे टेरर अटैक कर दे। पाकिस्तान में इतना गट्स ही नहीं है कि वो इंडिया को जवाब दे दे। जब तक आपके पास सॉलिड बैकिंग नहीं होती ना, जब तक आपके पास मॉनिटरी रूप से सपोर्ट नहीं होता, या जब तक आपके पास ऐसा सपोर्ट नहीं होता कि अगर आपको बोलता है ना कोई व्यक्ति तू करना, मैं तेरे साथ हूँ, तो पाकिस्तान ने जो चीज़ें करी है ना, ये उस सब चीज़ों का रीज़न है। बिकॉज जो कंट्री अभी इसमें फंसा हुआ है, जो इसे प्रॉब्लम में है, वो कहाँ से अटैक करेगा? ये सब कुछ मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ट्रम्प इज़ अ की रोल। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आपको यहाँ पे आप जो भी लोग सुन रहे हैं इस वीडियो को, ट्रम्प बहुत शानदार तरीके से गेम खेल रहा है। आप ज़्यादा टाइम मत छोड़ो, 12 मई लास्ट, अभी जैसे अभी अप्रैल से 12 अप्रैल का आप पढ़ोगे आर्टिकल, तो उसमें पता चलेगा कि यूएस ने जो है वो ईरान के साथ एक डील करी है, न्यूक्लियर डील। मतलब आपको पता है यूएस ईरान के साथ न्यूक्लियर डील कर रहा है वहाँ पे। और कौन सा ईरान पता है? वो ईरान जो कभी भी यूएस का दोस्त था ही नहीं। 1979 इरानियन रिवोल्यूशन के बाद से यूएस और ईरान दुश्मन थे। वहाँ पे न्यूक्लियर डील हो रही है, न्यूक्लियर बनाया जा रहा है। कल 2 दिन पहले कतर, जब वो यूएई में था ट्रम्प, तो वो ये अनाउंस करता है कि सीरिया के ऊपर से वो जितने भी सैंक्शन है वो रिमूव करता है। कौन? सीरिया हब है जो टेरर का, सीरिया, उससे सैंक्शन। कैसे सैंक्शन? सीरिया जो था उसको यूएस ने सैंक्शन लगाए थे कि जो सीरिया है वो वॉर टेररिज्म को प्रमोट करता है, वहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है। ये सैंक्शन यूएस ने लगाए थे, जो 3 दिन पहले ट्रम्प ने रिमूव कर दिया है। ट्रम्प का एकमात्र मोटिव है, ट्रम्प चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी डिस्प्यूट हो रहा है वो वहाँ पे जाए और ये एक ऐसी इमेज बना दे कि मैं आया, मैंने मैटर सॉर्ट करा दिया। इसीलिए वो मिडिल ईस्ट में ज़्यादा एक्टिव हो रहा है। आप देखोगे ना मिडिल ईस्ट में क्यों एक्टिव है? क्योंकि चाइना का और रशिया का इन्फ्लुएंस रहा है मिडिल ईस्ट में। वो चाहता है कि मैं भी मिडिल ईस्ट में आऊँ, मैं भी वो ग्लोबल लीडर बन जाऊँ, जो नोबेल प्राइज मुझे भी मिल जाए, कि जहाँ जाता है वहाँ जंग सॉर्ट करा देता है। इसीलिए इंडिया पाकिस्तान में भी जबरदस्ती घुसा। सीज फायर, कोई रोल नहीं था उसका सीज फायर का, खुद ही बाद में बोल दिया ना कि मैंने तो कुछ किया नहीं। तो ये ट्रम्प जो है वो बहुत गंदी राजनीति कर रहा है, प्रो अमेरिका राजनीति कर रहा है, बिजनेस बनाने से मतलब है, और जिसका शिकार इंडिया नहीं होगा। बिकॉज इंडिया वो इंडिया नहीं है जो 1971 की वॉर के बाद जो इंदिरा गांधी ने किया था कि पाकिस्तान को अंदर न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी का सारा तो इंडिया ने दिया था ना पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कहा था, इंडिया ने टेक्नोलॉजी दी थी, वो सब टेक्नोलॉजी दे, वो वाला इंडिया नहीं है। इंडिया आज वेल इक्विप्ड है और अपने लोगों पे भरोसा है। ऑपोजिशन आज सब कुछ साथ है, सिर्फ इसलिए कि भारत से बढ़कर कुछ नहीं है। और चाहे इसके बीच में कोई भी बड़ा सा बड़ा देश आएगा, हम उसको डील करने के लिए तैयार है, बट कंट्री फर्स्ट, दैट्स इट। क्या देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, एक आरोप लग रहा है कि ट्रंप से डर गए हैं, इसलिए उन्होंने उनकी बात मानी? नहीं, मोदी जी अगर ट्रंप से डर गए होते तो ट्रंप ने क्यों बोला कि मैंने सीज फायर नहीं लगवाया? मोदी जी ने कहा, बोला कि हम, और सीज फायर वो आगे बढ़ाए, 18 मई को सीज फायर हट जाएगा। क्यों डिफेंस मिनिस्टर ये बोल रहा है कि ये भी तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है? क्यों इंडियन एयरफोर्स ये ट्वीट कर रहा है कि ये तो अभी हमारा ऑपरेशन सिंदूर ऑन चल रहा है? क्यों सुधांशु त्रिवेदी पार्लियामेंट में ये बोल रहे हैं कि उस दिन विपक्ष हमसे बात करे जिस दिन ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो जाए? ये सब कुछ वो है। क्यों आज बलोचिस्तान इतना बड़ा मैटर बनता जा रहा है? क्यों बलोचिस्तान अलग होने की मांग कर रहा है? ये डिप्लोमेटिक विन है जो बीजेपी, जो गवर्नमेंट चाहती है कि डिप्लोमेटिक तरीके से हम जीते, लड़ाई को जीते, और ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अभी प्रॉब्लम क्या है कि हम किसी से डरे नहीं है, और ना हम किसी से डरते। अगर हमें डरना ही होता तो ये थॉट तो इंडिया के पास पहले भी आ सकता था कि अगर हमने अटैक किया तो अमेरिका बीच में इंटरवेन करेगा या बाकी कंट्रीज बोलेगी कि, बट इंडिया ने किया ना। इंडिया के लोगों, इंडिया वाला इंडिया नहीं है, बैकफुट वाला इंडिया नहीं है, ये फ्रंट फुट वाला इंडिया है। कि अगर तुम हम बोलते हैं ना मोदी जी की, ना हम आँख झुका के बात करेंगे, ना हम आँख उठा के बात करेंगे, हम आँख मिला के बात करेंगे। पहल हम करेंगे नहीं और दूर पे हम छोड़ेंगे नहीं। हम नहीं चाहते, हम अमन शांति, हम ही है पीस वाले देश, हमने सबसे ज़्यादा अमन शांति चाहे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको ये समझ लो कि पीस वाला देश है तो बस अब पीस ही रहेगा। अब ये वाला जो पीस है वो स्पेलिंग में चेंज आएगा, वो PIEC वाला पीस भी बन जाएगा जब जरूरत पड़ेगी। अब टुकड़े भी करने पड़ेंगे दुश्मनों के, तो उसके लिए भी भारत तैयार है। अब जो कि बुरे समय में भारत ने टर्की की काफ़ी मदद की है, लेकिन आज जब भारत के साथ ऐसा हो रहा है तो टर्की पाकिस्तान की खुले में मदद कर रहा है, मिसाइल्स दे रहा है और भी तरह की चीज़ें। किस तरीके से देखते हैं आप? नहीं, ये बहुत ही शर्म की बात है। कोविड के टाइम पे ये भारत था जिसने उनको सबकी मदद करी थी। टर्की एक ऐसा देश है जो बिल्कुल ना, मतलब आप देखोगे मैप में भी तो वो बहुत ना के बराबर मात्रा है जो वो एशिया के साथ शेयर करता है। ज़्यादातर वो यूरोप के साथ शेयर करता है। टर्की का कोई इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है इस जगह पे, बट स्टिल
आई डोंट नो क्या उनकी डील है पाकिस्तान के साथ, क्या उनको रिलीजियस फैक्टर फंस रहा है या क्या फंस रहा है, जहाँ पे वो ज़बरदस्ती पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान से दोस्ती करने में किसी का कोई फ़ायदा नहीं है। अब तो चाइना का भी इंटरेस्ट खत्म होता जा रहा है पाकिस्तान की दोस्ती में, क्योंकि जो उनका मेजर इंटरेस्ट था इन्वेस्टमेंट का वो तो ग्वादर पोर्ट था। वो ग्वादर पोर्ट ही है, बलोचिस्तान अलग होने के बाद हट जाएगा, तो जब समुंदर ही नहीं बचेगा तो चाइना का कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा पाकिस्तान में। अब कहाँ से उनका CPEC चलेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो पाकिस्तान में तो इंटरेस्ट जगाने का कोई मतलब ही नहीं बनता कंट्रीज़ का। आई डोंट नो टर्की का क्या रीज़न है, ऐसी क्या डील हुई है, क्या पाकिस्तान उनको बदले में दे रहा है, जिस चक्कर में टर्की इंडिया से जो है वो कर रहा है। इनको अब समझना पड़ेगा कि ये वो इंडिया है जहाँ पर आप इंडिया का विरोध करोगे तो इंडिया एक्चुअल में आपको दिखेगा कि विरोध क्या होता है। जैसे टर्की का विरोध आप देख रहे हो वो बहुत नेक्स्ट लेवल पर हो रहा है, चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो, चाहे वो इंडिया और टर्की के जो रिलेशन से या जो उनके MOU साइन थे वो सब चीज़ों पर हो, चाहे आप देखोगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की डील थी उनके साथ टर्की का, वो सब कैंसिल हो रही है, प्रोडक्ट्स में कैंसिल हो रही है, इवन ट्रिप्स वगैरह जो ट्रैवल कंपनीज वगैरह है वो बहुत खुलकर आ रही है कि वो टर्की को नहीं सपोर्ट करेगी। तो टर्की को इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, इंडिया के अंदर जो आ रहा है वो भी बहुत बड़ा है, और इंडिया से बाहर जो जा रहा है चाहे घूमने फिरने, उनकी इकॉनमी में इंडियंस जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो ये मालदीव्स ऑलरेडी सफ़र कर चुका है, अब टर्की की बारी है, और मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इसको थोड़ा सीरियसली ले, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। जो पाकिस्तान ने हम पे पहुँचाया है वो टर्की की मदद से ही पहुँचाया है। तो आई रिक्वेस्ट इंडियन गवर्नमेंट की टर्की पे वो खुद थोड़े सीरियस जो है वो सीरियसली इस चीज़ को ले, और हमें कोई ज़रूरत नहीं है टर्किश प्रोडक्ट्स की या टर्किश ऐसी कोई चीज़ों की, ऑल्टरनेटिव ढूंढे और टर्की को महसूस कराए उसकी गलती का रिजल्ट, की उसने जो गलती करी उसका क्या नतीजा है वो महसूस कराएगा। अच्छा, इस वॉर में बलूचिस्तान का भी एक काफी बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा। कैसे देखते हैं? नहीं, बलोचिस्तान तो देखो एक ऐसा देश रहा है जो 1947 से ही पहले से ही आज़ादी मांग रहा है कि हमें बलोच अलग करो अलग करो। बट बलोचिस्तान का क्या सीन रहा था ना, जब बलोचिस्तान अलग होना चाहता था तो जिन्ना ने क्योंकि 3 ऑप्शन दिए गए थे, या तो भारत में आओ या पाकिस्तान में जाओ या तो अलग हो जाओ, तो उन्होंने अलग चूज़ किया था। तो उस समय तो जिन्ना मान गया था, बट उसके बाद जिन्ना ने अगले दिन ही क्या करा, ज़बरदस्ती बैठाकर बलोचिस्तान के लीडर को बलोचिस्तान को पाकिस्तान में बनाया था। अगर बलोचिस्तान, और ये बलोचिस्तान की लड़ाई आज से नहीं है, बलोचिस्तान तो बहुत पहले से लड़ रहा है। बलोचिस्तान 1947 से लड़ रहा है और लोगों से, UN से मांगता है, US, इंडिया, यूनाइटेड नेशन से वो ये कहता है कि हमको सपोर्ट करो, हमारी प्रॉब्लम को समझो। आज भी वो इंडिया से ये कह रहा है कि हमारी प्रॉब्लम को समझो और हमारे को निकालो यहाँ से। तो इंडिया इस तरीके से बलोचिस्तान की डिप्लोमेटिक मदद करेगा। अगर बलोचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो आप सोचो कि 44% जो पाकिस्तान का एरिया है वो हट जाएगा, मतलब 44% एरिया जो है वो पाकिस्तान और बलोचिस्तान अलग होने से हट जाएगा। 40% तक की नेचुरल गैस जो है वो बलोचिस्तान में ही है पाकिस्तान की, वो सारी हट जाएगी। बलोचिस्तान बहुत ही ज़्यादा अच्छा एरिया है, मतलब वहाँ पे मिनरल्स अच्छे हैं, कोल है वहाँ पे, पेट्रोल, आपका गोल्ड भी वहाँ पे पाया जाता है, ये सारी चीज़ें बलोचिस्तान। आपको पता पाकिस्तान का पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था वो भी बलोचिस्तान की ज़मीन पे हुआ था। बलोचिस्तान बहुत मतलब डिफेंस के रूप से भी बहुत सेफ एंड सिक्योर एरिया है। तो बलोचिस्तान के पास वो गादर पोर्ट भी है जिसकी मैं बात कर रहा था, वो हट जाएगा तो बहुत सारे हद तक ना आप देखोगे बलोचिस्तान जो है वो पाकिस्तान से अलग होने के बाद बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। बलोचिस्तान में जनता बहुत कम है लेकिन बलोचिस्तान अपना अलग देश मानता है। और आपको पता है अगर बलोचिस्तान अलग हो गया ना तो ये जो आग है ये सिर्फ बलोचिस्तान तक सीमित नहीं रहेगी, ये आग जाएगी गिलगित बल्टिस्तान तक और ये आग जाएगी सिंध प्रांत तक, जो खुद परेशान है वहाँ के लोगों से। तो वो अब फिर बचेगा क्या, वो पाकिस्तान का वो छोटा सा एरिया बचेगा, वो कराची पुरुची वाला एरिया जहाँ पे हम पाकिस्तानी रहेंगे। तो ये सब चीज़ें एक बहुत अच्छा डिप्लोमेटिक विन है। अगर इंडिया कन्विंस कर पाता है, इंडिया बैक कर पाता है बलोचिस्तान को और बलोचिस्तान अलग होता है तो इट्स अ वेरी बिग डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया। क्या आने वाले समय में भारत में लाहौर POK मिल जाना चाहिए, मिला देंगे? देखो, अखंड भारत का हिस्सा माना जाए तो बिल्कुल बलोचिस्तान के एक जो इस चीज़ का एक्टिविस्ट कह लो, मीर यार करके उन्होंने शेयर किया था कुछ कि उन्होंने अखंड भारत का नक्शा बनाया था और उसमें दिखाया था कि बलोचिस्तान से कैसे हम मुंबई से बलोचिस्तान को बाय सी और बाय ब्रिज या हाईवे के थ्रू जोड़ सकते हैं। तो बिल्कुल हम तो देखना चाहेंगे कि हमारा ये पार्ट जो है वो सब कुछ हमारे पास आए, क्योंकि वो लोग भी, वो जगह अपनी है, वहाँ के लोगों ने उस जगह को ख़राब कर दिया। बट हमारा एरिया, हम तो चाहेंगे ना कि हम भी जाए लाहौर पेशावर घूमने के लिए।